नमस्ते, मैं सौरभ इंडिया थिंक काउंसिल से उत्तर प्रदेश के संस्कृति विभाग के नॉलेज पार्टनर के तौर पे इस कला कुंभ के पंडाल में आज हमारे बीच हैं श्री मधुरेश मिश्र जी। आप ब्रिटेन से हैं। ब्रिटेन बताने का मतलब ये है कि जिस विषय पे मैं चर्चा करने जा रहा हूँ उसकी सार्थकता हो जाती है। यद्यपि पूरा सनातन धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ है, आज का जो विषय है हमारे बीच जो हमने चर्चा के लिए लिया है वो कल्चरल इकोनॉमी और सस्टेनेबिलिटी, सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था और इसकी सततता, उसको लेकर के आप हमारे बीच चर्चा के लिए आए। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। नमस्ते। आज के इस पॉडकास्ट या चर्चा सत्र को शुरू करने के पहले मैं आपको ये अवगत कराना चाहूँगा कि इंडिया थिंक काउंसिल वर्ष 2022 से देश में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर टूरिज्म, उत्तर प्रदेश सरकार और गुजरात सरकार के साथ और अन्य केंद्रीय मंत्रालयों के उनके जितने भी संगठन उनके साथ कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव करती लगातार आ रही है। 2022 में हमने फर्स्ट टाइम कल्चरल इकोनॉमी का कंसेप्ट नोट लिखा, नीति आयोग को भेजा और संबंधित मंत्रालय में संबद्धता के लिए, और ये डॉक्यूमेंट करने का ये प्रयास था कि हमारा कल्चर, हमारे वैल्यूज, हमारे फेस्टिवल, हमारे अपने कल्चर के जितने भी आयाम हो सकते हैं, हमारी अपनी सभ्यता के जितने आयाम हो सकते हैं, हमारे इतिहास के, वो हमारी अर्थव्यवस्था में कितनी भूमिका अदा करते हैं, इसको डॉक्यूमेंट करने के इस प्रयास में ये हमारा चौथा कल्चरल इकोनॉमी कॉन्क्लेव होने वाला है। आज सौभाग्य से आप हमारे बीच हैं, देश के बाहर रहते हैं, जैसा मैंने परिचय में बताया कि आप बाहर से हैं, तो देश के बाहर रहने के नाते देश के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारा कल्चर, हमारी इकोनॉमी, हमारे जीडीपी में कितना योगदान अदा करता है। अकेले इस कुंभ परिसर को आप भ्रमण कर रहे हैं, बाहर से आए हैं, इस कुंभ को अनुभव करने ही आए हैं। अकेला ये कुंभ और इस कुंभ का ये जो जिला घोषित किया गया है, कुंभ का पूरा मेला क्षेत्र, अकेले यह जिला कितनी इकोनॉमी जनरेट कर रहा है। इकोनॉमी शब्द की चर्चा हम जानबूझ करके इस बात में कर रहे हैं क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करने जा रहे हैं। तो अगर सनातन है तो सस्टेनेबिलिटी स्वतः ही है। तो आपके विचार में जानना चाहूंगा कि कल्चरल इकोनॉमी, हमारे जो अपने वैल्यूज हैं, मैं इसको थोड़ा और इसको वृहद करना चाहूँ, इस विषय को व्यापार में या हमारी ट्रेड की प्रैक्टिसेस में जहाँ पे एथिक्स गायब हो रहे हैं। अगर हम अपने कल्चरल वैल्यूज से जुड़े नहीं हैं, अपने संस्कारों से जुड़े नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव हमारे व्यापार करने में, हमारी प्रोफेशनल प्रैक्टिस में, हमारे ट्रेड में और हमारे अन्य जीवन के आयामों में उसका प्रभाव आता है। जैसा कि हम देखते हैं, चाहे खाने पीने का एडल्ट्रेशन हो या चेक बाउंस, बहुत सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ, या मॉल प्रैक्टिसेस चल रही हो हर जगह पे, या जीवन के किसी भी अंग में, चाहे हम रोजगार कर रहे हैं तो, व्यापार कर रहे हैं तो, हम अपने आचरण में किस हद तक शुद्धता का पालन कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारा कल्चर, हमारे वैल्यूज, हमारी संस्कृति, हमारे जीवन मूल्य उसको गाइड करते हैं, हमारा मार्गदर्शन करते हैं। इस भूमिका के साथ मैं आपसे निवेदन करूंगा, आप इस देश के कल्चर को, इस देश के फेस्टिवल को, हमारे त्योहार को, सनातन को ब्रिटेन में बैठ करके कैसे देखते हैं? जी, बहुत बहुत धन्यवाद सौरभ जी। और एक यहाँ कुंभ में आने के बाद आपको ये पहली बात तो इंडिया थिंक टैंक जो आप, मैं जो है ऐसा नहीं बोलूँगा जितना आप जानते हो उतना मैं जानता हूँ, बट आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जब से आप ये कार्य कर रहे हैं तब से मैं फॉलो कर रहा हूँ। और इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद एंड कांग्रेचुलेशंस। जहाँ तक ये अपना कल्चरल इकोनॉमी की बात है तो इसमें 4-5 एरिया जो यहाँ भी एप्लीकेबल है और ब्रिटेन में भी या भारत के बाहर कहीं भी है। जैसे अपनी स्पिरिचुअलिटी है, यहाँ भी या भारत के बाहर भी उतनी ही शिद्दत से देखी जाती है। योग एंड मेडिटेशन है, योग आयुर्वेद है। अभी जब से यहाँ पे योग के लिए 21 जून को इंटरनेशनल योग डे बनाया गया, आप देखेंगे जितना भारत में जोश है उतना भारत के बाहर भी है। तो ये ऐसी एरिया है। दूसरा जो एरिया है हमारा स्पिरिचुअल है, उसमें भी 2 भाग हो सकते हैं। एक स्पिरिचुअल गुरुज हैं जो कि हमारे ट्रेडिशंस को, हमारे कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। अब उसमें कैसे इकोनॉमी में कन्वर्ट होती है उसके 4-5 अंग हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो है स्पिरिचुअलिटी में एक तो जो है योग गुरु काम करें, लेकिन जो दूसरी हमारी स्क्रिप्चर्स हैं, पुस्तकें हैं। मैं यहाँ से प्रयागराज का रहने वाला हूँ। प्रयागराज या उत्तर प्रदेश में हर एक घर में रामायण पाई जाती है।
भगवत गीता हम लोग जब थे तब इतने हर एक घर में नहीं पाई जाती थी, लेकिन वहां जा करके आप देखेंगे कि भगवत गीता हर एक हिंदू घर में पाई जाती है। और अब ये इकोनॉमी में कैसे जो है, जैसे आप लीडरशिप का बात होता है, आप देखेंगे वहाँ पे भगवत गीता की जब हम बात करते हैं तो अब हर एक ऑर्गेनाइजेशंस में भगवत गीता को रेफरेंस किया जाता है। भगवत गीता पे शायद आप एकनाथ ईश्वरन का नाम सुन चुके होंगे। भगवत गीता के विषय में उन्होंने लिखा है कि आपको डेली लाइफ में कैसे भगवत गीता का यूज करके, मैंने तो जो पहली बात आपने कहा है, और इसीलिए बहुत जरूरी है जो प्रवासी हैं अपने रूट से जुड़े रहें। पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अगर जो है उसकी जड़ें कमजोर हैं तो पेड़ ज़्यादा दिन तक टिका नहीं रह सकता है। तो इसलिए हम लोग वहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। और जो इकोनॉमी है वहाँ पे, जैसे होली है, दिवाली है, फेस्टिवल एक बहुत महत्वपूर्ण है। जब होली हम मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, तो उसमें होली में या दिवाली में भी जो वस्तुएं प्रयोग में आती हैं, उससे जो है जो भारत से या भारत के बाहर बनती हैं, इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। और ये जो है, जो हमारी, ये आज की बात नहीं है, हजारों वर्ष को पहले आप देखे होंगे इकोनॉमी इतना जो है वोलेटाइल नहीं रहती थी। उसका क्या कारण है? क्योंकि हम अपनी संस्कृति से जुड़े हुए थे, हम अपनी इकोनॉमी फॉलो करते थे। और उससे क्या होता, 3-4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अभी। जैसे जहाँ पे भी लोकल इकोनॉमी को हम बढ़ावा दे रहे हैं, तो जब सनातन के द्वारा इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं तो हम वहाँ पे लोकल इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखते हैं। जैसे टूरिज्म है, अभी ऋषिकेश का एक अच्छा चल रहा है, इको टूरिज्म को हम प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन वो जो है ब्लाइंडली नहीं कर रहे हैं। केवल इकोनॉमी जो है पैसा कमाने के लिए नहीं कर रहे हैं, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखा जा रहा है। दूसरा जो है, जो लोकल लोग हैं वहाँ पे, उनको भी कैसे, मतलब वहाँ से उनको छोड़ करके बाहर जाने की आवश्यकता नहीं है। तो एक तो है कि इकोनॉमी बढ़ रही है, लेकिन उसके साथ साथ समाज में जो है, जो जुड़े हुए लोग हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, उनकी दिन पर दिन जो है उनकी इनकम बढ़ रही है। तीसरा जो हम जिसलिए परेशान रहते हैं, एक बैलेंस होना चाहिए कि इन्वायरमेंट में उसका दोहन नहीं करते हैं, इन्वायरमेंट का भी ध्यान रखते हैं। तो इस टाइप से आपने एक बहुत अच्छी बात जैसे खाने पीने की, ब्रिटेन में, भारत के बाहर, वहाँ पे बहुत करी बहुत पसंद की जाती है, वो भी हमारे कल्चर का एक पार्ट था। हमारी कलनरी चीजें, हमारे फेस्टिवल की चीजें, मतलब रोजगार का आदान प्रदान तो है ही है जी, लेकिन संस्कृति से जुड़े रहने के साथ रोजगार का आदान प्रदान है। और जो एक यहाँ पे देखने की बात क्राफ्ट की, अभी जो है पेंटिंग की, जैसे अब देखिए मधुबनी पेंटिंग है। जब मैं भारत में 20-25 साल था तब तक इतना मैं नहीं देखता था। अभी जो है देख रहे हैं कि भारत के बाहर भी मधुबनी चाहे पेंटिंग हो और चाहे बनारस के सिल्क की, इतना प्रमोशन हो रहा है। और ये हमारी संस्कृति से जुड़ा हुआ था। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे हाथ से कारीगर काम कर रहे हैं उनको रोजगार मिल रहा है। इन्वायरमेंट का जो है दोहन नहीं हो रहा है वहाँ पे, जहाँ मतलब ये ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल, ऑर्गेनिक चीज़ें से बन रही हैं सब चीज़ें। तो ये अगर हम प्रमोट करते हैं, इसे आर्ट का, क्राफ्ट का है। और एक एरिया और है जो हम लोग बहुत ऑब्जर्व करते हैं, यहाँ पे इतने बच्चों को हम शिक्षा नहीं देते थे अपने जो आर्ट के हैं, भरतनाट्यम, कथक, ये सब चीज़ें जो है वहाँ पे इतनी प्रमोट होती हैं। और उसके माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरह से इकोनॉमी प्रभावित होगा, किस तरह से हम अपनी संस्कृति को भी सजा के रखे हुए हैं। बिल्कुल तौर पे। और जैसे आजकल यूरोप में बात होती है कि चाहे वो पीस को लेकर के हो, फ्रिक्शंस को लेकर के हो, डिस्प्यूट को लेकर के हो, ऐसी, और आज डायस्पोरा पे सॉफ्ट पावर की बहुत बड़ा प्रचलित शब्द हो चुका है, सॉफ्ट पावर। तो चाहे हमारे परफॉर्मेंस हो, चाहे हमारे फोक आर्ट्स हो, या हमारे, आपने योग का नाम लिया, आपने हमारे स्क्रिप्चर्स के नाम लिए, तो इन सारे जहां पर भी सनातनी या भारतवासी फैले हुए हैं डायस्पोरा के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से या रोजगार के माध्यम से, वो खुद को, आपके अपने अनुभव क्या है कि वो खुद को, अपने को कैसे जोड़ पाते हैं अपनी संस्कृतियों से, अपने खुद के देश से। और जब वो अगर वापस आना चाहते हैं तो उनके क्या स्मृतियां होती हैं। जैसे कुंभ में ही अगर आना है, कुंभ अभी चल रहा है, 26 फरवरी तक चलेगा, तो जो लंदन के निवासी हैं, यदि वो आ रहे हैं तो वहां पे जनमानस में इन चीजों को लेकर के कुछ बदले हुए माहौल है, या वो क्या सोचते हैं आपस में, या अपनी परिस्थितियों में अपनी जड़ों को वो कैसे देखते हैं? एक तो जैसे वहाँ का पे जो पहला प्रश्न है आपका, एक कम्युनिटी का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया है। तो
लोग कैसे कनेक्ट होते जैसे हैं। बिहार की कम्युनिटी अलग होती है, यूपी वालों की अलग, गुजराती अलग, हाँ पंजाबी अलग। हाँ, लेकिन उसमें सब जोड़ता क्या है? सनातन। सनातन, यस। अलग रहते हैं लेकिन जोड़ता सनातन common। है। अब मान लीजिए जैसे हम लोग यहाँ से गए हैं, यहाँ पे हर साल 24 घंटे रामायण नहीं होता था, लेकिन वहाँ साल भर में 2 बार 24 घंटे रामायण। अब वो केवल उत्तर प्रदेश के लोगों को नहीं जोड़ता है, सारे लोगों को ये जोड़ता लगभग वैसे ही दिख रहा है जैसे गांव में चीजें कम हो रही हैं और अपार्टमेंट्स में, कम्युनिटी में वो ज्यादा हो रही हैं। Yes। और हम लोगों के डर, जैसे यहाँ से डर है कि हमारे बच्चे जो इंटर जनरेशनल जो कल्चर ट्रांसफर है जी। वो बहुत जरूरी है। तो वहाँ हम लोग इस बात को बहुत ध्यान रखते हैं। और जैसे रामायण कर रहे हैं, अवधि में है, रामचरितमानस है, लेकिन वहाँ पे दक्षिण भारत से भी लोग आएंगे, गुजराती कम्युनिटी आएगी और सारे लोग आएंगे। अभी जैसे प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, यहाँ से चावल गया था, एक छोटा सा कार्यक्रम किया था, लेकिन अब वहाँ पे अयोध्या के बारे में जिनको नहीं भी पता है उनको पता चल जाएगा, आस्था। अब वो लोग जो है अयोध्या आने के लिए उस समय डेस्परेट थे और कम से कम 4-5 महीने में 70-80% लोग आए हुए हैं। अब वो यहाँ आएंगे, वहाँ से टिकट कराएंगे, अयोध्या जाएंगे, होटल में रहेंगे, वहाँ के लोग होटल में रह करके खाना खाएंगे, इकोनॉमी बढ़ती है। अभी जो कुंभ के विषय में आपने बात की हुई है, बस सोशल मीडिया में जस्ट पोस्ट कर रहे हैं और आप विश्वास करिए आए दिन ऐसा हो रहा है कि मुझे आना है, अभी अकोमोडेशन में तकलीफ हो रही है, मेरा यहाँ एक छोटा सा घर है, मैंने बोल दिया कि मैं चाबी दे दूंगा, आप लोग आइए रहिए। और बहुत लोग आ रहे हैं और एक अंदर से जैसे जोश है, किसी तरह जा करके संगम में एक बार स्नान हो जाए। एक विषय और जो कल्चरल इकोनॉमी के कंसेप्ट नोट में हम लिखते हैं, अक्सर मैं आपको वो डिटेल शेयर करूंगा आपसे, वो नेट पर भी अवेलेबल है कि प्रॉफिटेबिलिटी, ज्यादा अर्निंग और ज्यादा प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम तो है ही है, लेकिन खर्च करने के लिए कमाई की भी आवश्यकता उतनी भी है। तो कल्चरल इकोनॉमी के थ्रू एक मैसेज देने का या एक लोगों के विचार जानने का हमारा ये प्रयास रहता है कि जब हम आध्यात्म से अगर नहीं जुड़ पाते, उसको मैं आध्यात्म की तरफ ले जाने की कोशिश ये करता हूँ कि अगर हमारी जड़ें, हमारी पद्धति, हमारी रूटीन जो दैनिक प्रक्रिया है, अगर वहाँ हम आध्यात्म से जुड़े नहीं है तो मन को शांति नहीं है। आप ज्यादा कमा करके भी शाम को डिस्टर्ब है, या बहुत ज्यादा कमा लिया है तो और उसके साथ जो विकार आते हैं, चाहे वो कंपटीशन के हो या बाकी थ्रेट के हो, तो संतुष्टि नहीं हो पाती है। तो उसके रेफरेंसेस हम चाहे वो चाणक्य के अर्थशास्त्र से लें, चाहे भगवत गीता से लें, या और भी हमारे जो संदर्भ हो सकते हैं हमारे अपने संस्कृतियों के, पुराणों के, श्रुतियों के। तो कहने का तात्पर्य है कि जो कल्चरल इकोनॉमी जो कंसेप्ट है हमारे अपने कल्चर से जुड़ा हुआ है, अगर हम वहाँ पे आध्यात्म से नहीं जुड़े हुए हैं तो बहुत ज्यादा कमाने के बाद या बहुत सारे अचीवमेंट कर लेने के बाद भी आत्मिक संतुष्टि नहीं हो पाती है। आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा एक बहुत छोटी सी बात मैं कहता हूँ हमेशा, हम गृहस्थ जीवन में भी हैं तब भी हमें 2-3 टाइप के काम करने चाहिए। एक तो हमारी पारिवारिक जिम्मेदारी है, वो हमें करते हैं। एक जैसे हमारा कहीं पे उस पारिवारिक जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए हमें कहीं से आय चाहिए, हम कहीं काम कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो परिवार के प्रति वफादारी, और दूसरा जो है जहाँ हम काम कर रहे हैं या बिजनेस करें उसके प्रति। लेकिन एक तीसरा जो आत्म संतुष्टि वाली एक तीसरा कार्य वो होना चाहिए जिसमें आप समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। केवल इकोनॉमी को बढ़ाना या पैसा कमाना है, आपका साथ में उद्देश्य क्या है कि हमारे जो कल्चर है, हमारी संस्कृति को उसको आगे बढ़ाना है। एक एथिक्स जुड़ा हुआ है। उसमें दान का भी कंसेप्ट, जैसे कुंभ में जी हम लोग की माताएं भी आएंगी तो स्नान करके दान करके ही जाएंगी घर वापस। ये टेंडेंसी, हम चाहे जितना उनको समझा लें कि अभी ट्रैफिक जाम है, अभी आने को रास्ता नहीं है, गाड़ी नहीं, लेकिन अभी मेरी माता जी आई थी और उन्होंने जब तक दान करने लिया 3 बज गए, वो गई नहीं। तो ये जो दान की परंपरा है कि कम से कम मतलब अभावग्रस्त आदमी भी अपने उस सीमित संसाधन में कुछ हिस्सा 1-2 रुपए भी दान करके, ये जो प्रवृत्ति है दान करने की, अपने कमाई के अंश को कुछ दान करके दे जाना, तो ये हमारी संस्कृति में इतना एम्बेडेड है और यही शायद हमारी इकोनॉमी को हमेशा ड्राइव करते आया हुआ है कि कोई मंदी जैसी मार हम लोग झेलने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और शायद इसीलिए कोविड जैसी महामारी में भी हम लोग सकुशल तौर पे यहाँ से निकल गए। तो यस, आप जो बात कह रहे थे कि संस्कृति से जुड़े रहने से हम जो भी उपार्जन करते हैं उसमें लाभ की भावना उस हद तक हावी नहीं हो पाती है और हमारा वो सनातन परंपरा यथावत चलता रहता है, चाहे हम जिस भी देश में जाकर के काम करें। तो इससे इन बातों को लेकर के मैं आपसे और ये जानना चाहूंगा कि जो यंग जनरेशन वहां पर है वो अपने आप को इन त्योहारों से या अपने भारतीय परंपराओं से कहां तक देख सकती है? ये मेरा अंतिम आपका प्रश्न होगा। अंतिम प्रश्न के पहले जो माँ जी की बात आपने किया है वो उसका कारण है। जैसे वो आते हैं यहाँ पे दान देने के लिए, उनको भगवत गीता का श्लोक
लोग पता नहीं है, लेकिन पता हो या ना हो, पता भी हो सकता है नहीं भी, लेकिन भगवान ने जो है कृष्ण से एक चीज बहुत अच्छी बात कही थी कि दान जहाँ जरूरत हो, परिस्थिति में, और जिस व्यक्ति को जरूरत हो, जैसे जरूरत हो, जब वहां दान दिया जाता है तो उसको सात्विक दान कहते हैं। और हम लोगों के जो माता पिता जो है उस इन्वायरमेंट में पले बढ़े, उनको पता है कि कुंभ ऐसी जगह है जहाँ पे वो लोग बैठे हैं सड़क पे जिनको आवश्यकता है, और उस दान को वहां दान देने के बाद वो जो पुण्य मिलेगा, वो जो उस व्यक्ति की पूर्ति होगी, वो कहीं और नहीं मिलता है, तो उसको सात्विक दान कहते हैं। इसलिए वो आएंगे तो जरूर वहां पे दान करते हैं ना। यहाँ पे जो दूसरा प्रश्न आपने कहा, आपको एक ऑक्सफोर्ड जो है, इस बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ लोग यहाँ पे रिसर्च करने के लिए आए हैं, और उसमें जो बच्चे आए हुए हैं वो सारे यंग हैं, इस तरह से जुड़े हुए हैं। वहाँ पे एक संस्था है जो नेशनल हिंदू स्टूडेंट फोरम करके है, वहाँ से यंग बच्चे अपनी संस्कृत को, और उसमें ज़्यादातर आपको आश्चर्य होगा वो बच्चे हैं जो कि वहाँ पढ़े हैं, वहाँ बड़े हैं, उनके बाप दादा वो केनिया से आए हुए हैं, और उनके बाप दादा जो है गुजरात या यहाँ से गए हुए हैं, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृत को बिल्कुल पकड़ के रखा हुआ है। आपको कभी उनसे बात करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उन्होंने हिंदी भाषा कहीं बनारस या प्रयागराज से सीखी है, लेकिन वो भारत पहली बार आ रहे होंगे, इस तरह से जुड़े हुए हैं। लेकिन फिर भी अभी एक चुनौती जो हम लोगों को वहाँ दिखती है, जैसे हम लोग रामायण करते हैं, हम लोग जो है भगवत गीता का पाठ करते हैं, जाते हैं वहाँ जुड़ते हैं, लेकिन यंग जनरेशन जो छोटे रहते हैं बच्चे, वो आते हैं, जो थोड़ा थोड़ा बड़े हो जाते हैं, उनको धीरे धीरे पुश करना पड़ता है। तो इस दिशा में थोड़ा कार्य हो रहा है, लेकिन और कार्य करने की जरूरत है, और ये तभी संभव हो पाएगा जैसे हम लोग जो है उसको थोड़ा पढ़ करके, ऊपरी सतह से नहीं, गहराई से उनको लॉजिकली बताएं सनातन धर्म क्या होता है। क्या लगता है आपको कि कुंभ जैसा ऐसा वैश्विक और भव्य आयोजन क्या उन बच्चों को जो बढ़ते हुए आना कम चाहते हैं उनको प्रभावित करेगा? प्रभावित करेगा, बहुत प्रभावित करेगा। और जो यहाँ एक बार बच्चे आ गए हैं, केवल उनको नहीं, जब जा करके वहाँ 10-20 बच्चों को बताएंगे, और ऐसा जैसे जब मैं उदाहरण दिया, तो ऐसे जा करके वहाँ पे कुछ सेशन प्लान होते हैं कि आपका अनुभव कैसा रहा, या लिखिए या इस टाइप से एक सेशन करिए। फिर वहाँ पे कुछ बच्चे और आते हैं, वो उनसे सीखते हैं क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये महाकुंभ जो है सनातन धर्म के लिए, उत्थान के लिए जो है एक पड़ाव साबित होगा। डेफिनेटली, निश्चित तौर पर अपने पूर्वजों के पद चिन्हों पर चल करके आपने पद चिन्ह लिखा हुआ है, और हम भी उनका अनुसरण कर रहे हैं। और मैं चाहूंगा कि हमारे आपकी इस रेगुलर जो वार्तालाप इस कला कुंभ के पांडाल में हो रही है, उसके पद चिन्हों पर हमारे आगे वाली जनरेशन भी चले, हम भी अनुसरण करें, आगे भी लोग अनुसरण करते रहें। यहाँ से आप लौट करके जाएं तो अच्छे संस्मरण लेकर के जाएं, ताकि ब्रिटेन से और भी लोग फिर से सीखने और समझने यहाँ पर आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत पुनः आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्ते। ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.